हेलो एंड वेलकम टू द डेली स्कैन इनिशिएटिव। आज का पहला टॉपिक जो अपन बात करेंगे वो है ऑयल प्राइसेस की। ये टॉपिक में अपन इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पिछले 10 दिन में यदि आप देखेंगे तो ऑयल प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आया है एट द लेवल ऑफ ग्लोब। इंटरनेशनली बहुत फ्लक्चुएशन आया है। 16 नवंबर को यदि देखा जाए तो 16 नवंबर को वन ऑफ द लोवेस्ट प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल रिपोर्ट की गई थी पिछले 6 मंथ्स में। और जस्ट एक हफ्ते के अंदर ही अभी 81 बैरल पर बैरल $81 क्रॉस कर लिया है ऑयल। तो इसका क्या रैमिफिकेशंस हैं और ये हुआ क्या, ऐसा क्या रीजन हुआ कि सडन इतनी फ्लक्चुएशंस आ गई। इसी से रिलेटेड अपन दो कार्टेल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे जिनका नाम है ओपैक एंड ओपैक प्लस। इन दोनों की ओरिजिन के बारे में समझेंगे और इनके बारे में डिटेल समझेंगे। साथ ही साथ अपन ये भी पढ़ेंगे कि इन दोनों से ट्रांजिशन कैसे हो रहा है। जो लेटेस्ट आईईए की रिपोर्ट बोलती है उनको भी अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वी विल आल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट कैसे और कब प्राइसेस इंपैक्ट होती है क्रूड ऑयल की। तो कमिंग स्ट्रेट टू द टॉपिक कि अचानक से $81 पर बैरल ऑयल प्राइस राइज हो गई। इसका एक सीधा साधा रीजन है क्योंकि अगले हफ्ते 26 नवंबर को ओपैक प्लस जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मीटिंग हो रही है। ये मीटिंग में माना जा रहा है कि जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो 1 मिलियन बैरल पर डे ऑयल कट कर सकती हैं। अब सिंपल साधा इक्वेशन होता है, यदि डिमांड और सप्लाई का इक्वेशन यदि अपन समझें तो यदि सप्लाई को कम कर दिया जाए तो अपने आप डिमांड बढ़ जाएगी और इसके करस्पॉन्डिंग प्राइस सिंपली राइज हो जाएगी। सिंपल सा इकोनॉमिक्स का इक्वेशन है। तो इसी प्राइस को कंट्रोल करने के लिए ये मैनिपुलेशन किया जा रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये ऑयल प्राइस जुलाई से अभी तक की लोवेस्ट थी, जस्ट एक हफ्ते 10 दिन पहले ही। अब लेकिन जैसे ही ये अनाउंस हुआ सारे के सारे जितने भी क्रूड ऑयल के मीटर्स हैं इंक्लूडिंग ब्रेंट क्रूड जो कि सबसे जो मिडिल ईस्ट का स्टैंडर्ड ऑयल मेजरिंग अपन इस इंडेक्स मानते हैं, ये मिडिल ईस्ट के में भी प्राइस बढ़ गई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है इससे रिलेटेड अपन पढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इस पूरे बैकड्रॉप में हमें जरूर याद रखना चाहिए कि कुछ महीने पहले $60 की एक्सपोर्ट कैप लगाई गई थी रशिया के ऑयल पर। अब माना यह जा रहा था कि ऐसा कैप यदि वेस्टर्न कंट्रीज लेड बाय G7 ने इस पर कैप लगाया था, $60 से ऊपर प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट क्रूड की परमिटेड नहीं रहेगी। माना यह जा रहा था कि ज्यादा प्राइस आएगी तो इट विल हेल्प रशिया टू फाइनेंस द वॉर, इसलिए यह कैप लगाया गया था ताकि रशिया का प्रॉफिट कम हो जाए। बट एनालिस्ट बहुत क्लियरली ये मान के चल रहे हैं, उन्होंने ये पाया है कि रशिया इस कैप को बहुत इजीली इवेड कर ले रही है। मतलब $60 से ऊपर क्रूड ऑयल रशिया का बहुत इजीली बिक रहा है। मतलब कि जो मार्केट में सप्लाई है वो लगातार पिछले कुछ महीने से इस कैप के बावजूद भी रशियन ऑयल की रही है और $60 की जो कैप है वो ब्रेक हो गई है। वो उसे रशिया अलग अलग तरीकों से अपने अलाइंस को बेचता आया है। तो सप्लाई जितना एक्सपेक्टेड था कम हो जाएगा, उस एक्सटेंट तक हुआ नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब सिंपल सी बात है, फैक्टर बिहाइंड ये क्यों प्राइस इन्होंने मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जो प्राइस है उसमें बहुत ज्यादा ड्रॉप आ रहा है। अब जैसे कि एक कार्टेल होता है, कार्टेल का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक छोटा सा ग्रुप जो प्राइस को कंट्रोल करके रखता है, जो प्राइस अपने बेनिफिट के लिए कंट्रोल करता है। तो ओपेक क्या है, ओपेक और ओपेक प्लस जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग, जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं दुनिया के, उनका ये कार्टेल है और ये ऑयल की प्राइस को कंट्रोल करके रखता है, अपने अनुसार मैनिपुलेट करता है। कैसे मैनिपुलेट करता है? बाय रेगुलेटिंग द प्रोडक्शन। ठीक है। अब होगा क्या कि एक रीजन ये है, दूसरा रीजन यदि आप देखोगे तो वो है इजराइल और
पैलेस्टीन का वॉर, जिसमें कि गाजा को बहुत हेविली टारगेट किया जा रहा है। अब जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं वो मोस्टली अरब नेशंस हैं। ओपैक के जो मेजर कंट्रीज हैं एक्सेप्ट वेनेजुएला वो भी सस्पेंडेड है, ये मेजर अरब कंट्रीज हैं। ट्रेडिशनली देखा जाए तो इनकी सहानुभूति एक अरब स्टेट जो कि है पैलेस्टीन उनके साथ रही है। तो पर्टिकुलरली आज की डेट में जो पैलेस्टीन के अलाई हैं उसमें से 3 नाम प्रोमिनेंट हैं, कुवैत, अल्जीरिया और ईरान। ये 3 मेजर कंट्रीज हैं जो खुले आम तक पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप वॉर को बंद करो, वॉर को बंद नहीं करोगे तो हम ऑयल सप्लाई को कम कर देंगे और आपकी कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज में हम बहुत हद तक महंगाई बढ़ा देंगे और प्रॉब्लम्स कॉज कर देंगे। दिस इज द बेसिक मैसेज। तो ये 2 प्रोमिनेंट रीजन है जिसकी वजह से प्राइस को कट किया जा रहा है। अब प्राइस को बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है बाय कटिंग द सप्लाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ऑयल प्राइस। अब इसी के बारे में अपन बात करते हैं कि अचानक से प्राइस कम क्यों हो रही है। इसके 2 मेजर रीजंस हैं। सबसे पहले, प्राइस इज डायरेक्टली फंक्शन टू सप्लाई एंड डिमांड। तो एक रीजन है डिमांड कम होने का। डिमांड कम हो रही है। डिमांड क्यों कम हो रही है? क्योंकि जो इकोनॉमी है ग्लोबली थोड़ी सी स्टैग्नेंट है, ग्रोथ रेट पहले से कम हुई है, तो इस वजह से डिमांड कम हुई है। इसमें चीफ फैक्टर है चाइना की इकोनॉमी। चाइना की इकोनॉमी 6 के आसपास ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की जा रही है फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। अब ऐसा करने से एक बात साफ होती है कि जो इकोनॉमी दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, ऑयल की लार्जेस्ट कंज्यूमर थी, उसमें ऑयल की डिमांड कम हो रही है। यदि ऑयल की डिमांड कम होगी तो ऑब्वियसली प्राइस जो होगी वो भी कम होगी। ठीक है। अब इसके ऑपोजिट एक फिनोमिना होगा। इनफैक्ट ये फिनोमिना बस चाइना तक ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ऑल थ्रू आउट वर्ल्ड कहीं ना कहीं वॉर के नाम से, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो या इजराइल और पैलेस्टीन हो या स्लोइंग इकोनॉमी ड्यू टू अदर कंस्ट्रेंट्स, इकोनॉमी कम ग्रो कर रही है पहले के मुकाबले। दूसरा फैक्टर जो आएगा वो आएगा सप्लाई का। सप्लाई लगातार बढ़ रहा है और उसमें एक जो सबसे प्रोमिनेंट नाम आता है वो यूएस का है। अब यदि ये फैक्टर आप देखेंगे तो दिस इज अबाउट 2000, ये वाला यदि आप देखेंगे ये है 2016 का यूएस का ऑयल प्रोडक्शन चार्ट। आप देखिए अचानक से 2016 के बाद जो ऑयल प्रोडक्शन है यूएस में बढ़ गया है। जो यूएस में 8 मिलियन बैरल पर डे होता था प्रोडक्शन, वो बढ़कर 12 पहुंच गया 2022 में। इनफैक्ट 2023 का यदि अपन लेटेस्ट डेटा देखें तो ये 17 मिलियन बैरल पर डे से ज्यादा प्रोडक्शन पहुंच गया है यूएस। नेट रिजल्ट ये हुआ है कि यूएस दुनिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर बन गया है। तो ये सप्लाई को बहुत एक्सटेंट तक बढ़ा दे रहा है और यूएस ओपैक प्लस का मेंबर नहीं है। यूएस ऑयल के प्रोडक्शन को कट करने की कोई भी डिमांड से एग्री नहीं करता है। ठीक है। अब इसी में यदि अपन देखें एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी इसी से रिलेटेड है, जो मिडिल ईस्ट में ही एक क्राइसिस हुई थी जिसकी वजह से सीवियर एनर्जी क्राइसिस पूरे के पूरे ग्लोब में, पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्रीज जिसमें यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया ये सब डोमिनेंट थी। तो 1960s लेट से 1979 तक क्या हुआ, कुछ ऐसे झटके लगे जिनकी वजह से ऑयल जो है उनकी सप्लाई कम हो गई थी। इनफैक्ट 1973 के बाद ऐसा हुआ करीब करीब 1.5 तक करीब कि जितने भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने ऑयल मना कर दिया कि हम वेस्टर्न कंट्रीज को देंगे ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ, इस बात को अपन समझते हैं और क्या ऐसा अभी भी हो सकता है, क्योंकि कंटेक्स्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो हुआ क्या था कि 1973 में योम किपर वॉर हुआ था। ये वॉर किसके किसके बीच में था? इजराइल को 2 कंट्री दैट इज इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर अटैक कर दिया था। और इस वॉर में हुआ क्या कि इजराइल
विक्टोरियस बनने लगा। इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट का है उसे कैप्चर कर लिया। साथ ही साथ इसी बीच में हुआ क्या था, इजराइल को यूएस ने सपोर्ट किया बाय सप्लाइंग आर्म्स एंड इन अदर इंटरनेशनल फोरम्स। तो ये दोनों कौन सी कंट्री हो गई, अरब कंट्रीज। तो जितनी भी अरब कंट्रीज थी, ये मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थी, इन्होंने इस यूएस के एक्ट को अपोज करते हुए क्या किया, उन्हें ऑयल सप्लाई करना बंद कर दिया। तो अचानक से 1973 के बाद क्या हुआ, अचानक से ऑयल प्राइसेस जो हैं वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सीवियरली बढ़ गई। तो यही इशू कई लोगों ने हाईलाइट किया है, क्या एक बार फिर से ऐसा हो सकता है कि ड्यू टू द कंटिन्यूड रिपरकशन, जो कंटिन्यूड रिप्रेशन ऑफ इजराइल ओवर गाजा, क्या कंटिन्यूस जो ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफ इजराइल कॉज कर रहा है गाजा पर, क्या अरब कंट्रीज फिर से उस एक्सटेंट तक जाएंगी? हालांकि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि ऑन ग्राउंड सपोर्टर्स ऑफ पैलेस्टीनियन कॉज अब कम हो चुके हैं। तो ऐसे छोटे मोटे स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिनका मतलब या एम मियरली सिंबॉलिक होगा, लेकिन लार्जर गोल उनका अपनी प्राइस को बढ़ाना होगा तेल की, इसी तरीके से होगा। तो दिस इज द बैकड्रॉप ऑफ द कंडीशन। हुआ ऐसा था कि इस समय भी यूएस ने कुछ लूप होल्स निकाले थे, और क्योंकि उस समय भी जो अरब कंट्रीज थे 50 कुछ परसेंट, अराउंड 52-53% को ही कंट्रोल करता था ऑयल को, इस वजह से बाकी तरफ से यूरोपियन कंट्रीज ने इंपोर्ट कर लिया था। साथ ही साथ एक और मेजर था कि जितनी भी प्रोसेसिंग थी वो नहीं होती थी अरब स्टेट्स में, वो मेनली यूरोप में होती थी या अमेरिका में। तो ये प्रोसेसिंग जो हाथ में था, किसके हाथ में था, वेस्टर्न वर्ल्ड। तो ये दोनों फैक्टर की वजह से बहुत हद तक यूरोपियन कंट्रीज ने इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लिया था। हालांकि उसके बाद भी उनको बहुत हाई इन्फ्लेशन फेस करना पड़ा था। अब इसी चीज से अपन बात करते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं क्या, इनके क्या एम है और कैसे ये इवोल्यूशन हुआ। तो ओपैक सबसे पहला है। ओपैक मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज मतलब कि एक सबसे बेसिक कंडीशन जो इनके नाम में ही लिखी है वो ये है कि कोई भी कंट्री वो ही इसकी मेंबर बन सकती है जो नेट एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोल होगी, वो ही बन सकती है। मतलब कि इट हैज टू बी रिच इन द फॉसिल फ्यूल, तभी वो बन सकती है, वरना पॉसिबल ही नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन बना था 1960s में, और इनिशियली ये बस कुछ जो मेजरली ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत और वेनेजुला, 1 2 3 4 5, ये 5 कंट्रीज के से मिलकर बना था। उसके बाद क्या हुआ, ये जितनी भी लाइट ब्लू कंट्रीज हैं इनको ये और एक्सपैंड कर दिया, प्रेजेंटली मेकिंग 13 कंट्रीज एज द मेंबर। बीच में कुछ मेंबर्स का एडिशन हुआ है, हट गए, जैसे बीच में एक समय इंडोनेशिया वाज द मेंबर, लेकिन आज की डेट में इंडोनेशिया मेंबर नहीं है। अगेन क्यों नहीं है मेंबर, क्योंकि नेट एक्सपोर्टर इज द प्राइम रिक्वायरमेंट टू बी अ मेंबर ऑफ ओपैक। तो यदि अपन देखें तो सारी की सारी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो मेंबर हैं, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं मेंबर्स, ये सारे कंट्रीज आपको पता होने चाहिए। दिस इज द ओपैक। अब मेजरली ओपैक क्यों फॉर्म हुई थी उसके बारे में अपन समझते हैं। तो इनका जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है जो इनके चार्टर में मेंशन है कि जितनी भी ऑयल प्रोसेसिंग कंट्रीज हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, प्रोसेसिंग नहीं प्रोड्यूस करती हैं, उनका एम क्या होना चाहिए, वो पेट्रोल की पॉलिसीज को कंट्रोल कर सके। कंट्रोल करने के 3 मेजर रीजन ये स्टेट करते हैं। सबसे पहला कि जो प्राइस है, जो कस्टमर को प्राइस मिले वो सही प्राइस मिले, और साथ ही साथ सप्लाई जो मार्केट में रहे वो पेट्रोल का सफिशिएंट रहे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। एंड फाइनली जितना भी इन्वेस्टमेंट जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने किया है ऑयल फील्ड में, मशीनरी में, उनको भी एक सूटेबल रिटर्न मिल जाए। ये बोलने की बातें हैं, ये चार्टर में अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, बट मेजर इशू है प्राइस। ओपैक कंट्रीज
हेविली डिपेंडेंट हैं ऑन फॉसिल फ्यूल रिवेन्यूज। तो प्राइस को कंट्रोल करके इसी की रेवेन्यू के थ्रू उनकी इकोनॉमी चल रही है। तो इस वजह से ये प्राइस को ज्यादा रखना चाहते हैं, इस वजह से इन्होंने कार्टेल बना रखा है ताकि कभी भी प्राइस अचानक से ड्रॉप ना हो जाए और इनका मुनाफा कम ना हो जाए। दिस इज द आइडिया बिहाइंड ओपैक। अब ये सब के बाद अपन समझते हैं तो ओपैक प्लस क्या है, ये मुद्दा अपन समझते हैं। तो यदि आप 2016 में प्राइसेस देखें तो ये ऑयल प्राइसेस कैसे वैरी कर रही है 1970 से लेकर अभी तक, उसके बारे में देखेंगे। तो अचानक से क्या हुआ 2016 के बाद, ये देखिए 2015 आया। कैन यू सी दैट 2015 में जो ये $100 से ज्यादा प्राइस थी, इन द 2016 ये 40 के आसपास आ गई, $40 पर बैरल आ गई। मतलब कि बहुत हद तक 2.5 टाइम्स कम हो गई प्राइस एक साल में। तो ऐसा क्या हुआ कि 2015 से 16 के बीच में ऑयल प्राइसेस कम हो गई। यहां पर आया शेल रिवॉल्यूशन यूएस में। इसी के बाद यूएस तेल का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया, प्रोड्यूसर बन गया। फ्रॉम यूएस पहले एक बड़ी इकोनॉमी थी जो ऑयल इंपोर्ट करता था, अब वो खुद का ऑयल प्रोड्यूस करने लग गया और लोगों को सप्लाई भी करने लगा। हुआ क्या, जैसे ही सप्लाई बढ़ा तेल की प्राइसेस कम हो गई। तो यदि प्राइसेस कम होगी तो क्या ओपैक वाले ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो इन्होंने क्या किया, अपने कार्टेल को और बड़ा किया और इन्होंने उन कंट्रीज को जो ऑयल प्रोड्यूसिंग हैं बट इनके मेंबर्स नहीं थे, उनको भी अपने एम्बिट में ले लिया। दिस इज द आइडिया ऑफ ओपैक प्लस। तो 9 नॉन ओपैक कंट्रीज वर इंक्लूडेड। कैन यू सी दैट? अब जितनी भी डार्क ब्लू है, यहां मैक्सिको हो गई, देन हियर रशिया हो गई, कजाकिस्तान हो गई, अजरबैजान हो गई, सूडान हो गया, साउथ सूडान हो गया, ओमान हो गया। दीज आर द मेजर, एंड हियर अगेन 2 कंट्रीज मलेशिया एंड ब्रुनेई। तो दीज आर द मेजर कंट्रीज। इसमें 2 पावर आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। यदि अपन ओपैक कंट्रीज में बात करें तो सऊदी अरेबिया, और नॉन ओपैक कंट्रीज में आप देखिए जो ओपैक प्लस का राइट नाउ मेंबर है रशिया। दोनों के दोनों का ऑयल प्रोडक्शन आप देखिए 10 मिलियन बैरल्स पर डे का प्रोडक्शन है। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया इज प्रेजेंटली द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। यूएस प्राइमरी हो गया है और सऊदी अरेबिया सेकेंड नंबर का हो गया है। तो बाकी सारी कंट्रीज इस तरीके से कंट्रोल करती हैं ऑयल को। यदि अपन ओपैक कंट्रीज की बात करें तो ये अराउंड 38% ऑयल को कंट्रोल करती हैं, जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है, और 21% ओपैक प्लस के ये जो नॉन ओपैक मेंबर्स हैं उन्हें कंट्रोल करता है। दोनों को सम अप करें तो ये हो जाता है 59%। मतलब कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट इनके कंट्रोल में है। इस वजह से जब भी बात होती है कि यदि कोई कट प्रपोज है, अचानक से आप देखोगे प्राइस में क्या हो जाता है, फ्लक्चुएशन आ जाता है। यदि सप्लाई कम होगा प्राइस अचानक से बढ़ जाएगा और इसका उल्टा भी होगा। दिस इज द आइडिया। अब हो क्या रहा है, वर्ल्ड एक तरीके की क्राइसिस से गुजर रहा है। तो जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, अभी भी प्रेजेंटली वॉर चल रहा है। हो क्या रहा है, रशिया पर बहुत एक्सटेंड तक यूरोप डिपेंडेंट था अपनी ऑयल नीड्स के लिए, बट रेस्ट्रिक्शंस इंपोज हुई तो इन्होंने क्या किया, अल्टरनेट एवेन्यूज तो खोजना पड़ेगा तेल को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ओपैक के साथ सप्लाई बढ़ाया, कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ाए, साथ ही साथ ये अपने लेवल पर भी जितना हद तक हो सके प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश किए। तो यहां पर सबसे ज्यादा फायदा हुआ नॉर्वे को, नॉर्वे में, क्योंकि नॉर्वे के पास सी एरियाज जो हैं उनमें अच्छा ऑयल रिजर्व मिलता है, बोथ नॉर्थ में भी, आर्कटिक में भी, एंड ऑन द वेस्ट एज वेल इन द अटलांटिक जो सी है। तो दोनों के दोनों में अच्छा रिजर्व मिलता है। इस वजह से हुआ क्या कि ये अल्टरनेट एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और अपन ने ऑलरेडी देखा ओपैक के अलावा यूएस हैज ऑलरेडी बिकम द टॉप प्राइमरी प्रोड्यूसर।
मतलब कि एक बात साफ हो रही है, साफ ये हो रही है कि ओपेक एक तरफ पेट्रोल का सप्लाई कम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ नॉन ओपेक कंट्रीज जो हैं वो अपना सप्लाई बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इन द शॉर्ट टर्म एक आध साल में क्या होगा, बहुत हद तक अल्टर नहीं होगा, लेकिन चेंज ऐसा आएगा, ट्रांजिशन फ्रॉम ओपैक कंट्रीज टू नॉन ओपैक कंट्रीज होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनका डोमिनेंस कहीं भी थ्रेटन हो रहा है। ये हमने देखा कि 59% ऑयल प्रोड्यूस को कंट्रोल कर रही हैं, ये अभी कम होके 56 करीब पहुंच सकता है। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। इसके बाद भी ये डोमिनेंट ऑयल कंट्रोलर तो रहने ही वाले हैं। इसके अलावा यदि अपन देखें तो नॉन ओपैक कंट्रीज एटलीस्ट फॉर द रीजनल सप्लायर के तौर पर ये इमर्ज आउट कर सकते हैं, बारिंग यूएस जो एक मेजर सप्लायर के तौर पर इमर्ज करेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नॉर्वे में जॉन स्वेरड्रप, ये एक नया एक्सपेंशन हो रहा है, ये रशिया को कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा, दैट इज बेनिफिशियल। इसके अलावा यूएस जो है सबसे ज्यादा टॉप इंक्रीज कर ही रहा है और दूसरी तरफ ओपेक का फॉल हो रहा है। तो यदि अपन बाई चार्ट देखें तो दिस इज ग्रीन रिप्रेजेंट्स द नॉन ओपेक कंट्रीज। इनका परसेंटेज यदि आप देखेंगे तो हर चीज, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका है 27 से बढ़कर 29 होगा, 6.4 से 7.1, इनका जो परसेंटेज है ओवरऑल वो बढ़ रहा है। दिस इज द आइडिया दैट हैज बीन सजेस्टेड। So that's all for this topic. Thank you. Have a nice day.